अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में अंजुमन मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की दरख्वास्त पर जुमे को समाअत की गई। कमेटी के वकील फरमान नकवी ने सबसे पहले हाई कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बाद हिंदू फरीक की तरफ से दलाइल पेश किए गए। हाई कोर्ट ने मामले पर मज़ीद समाअत के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। तहम उस वक्त तक के लिए तहखाने में पूजा पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया। दरिया असना हाईकोर्ट ने वहां मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने जुमे को हाईकोर्ट में ज्ञानवापी केस की समाअत की। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने पूजा पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की। मुस्लिम फरीक ने कहा कि अदालत ने मस्जिद कमेटी के एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए इजाज़त फराहम की है। समाअत करने वाले जज ने मस्जिद कमेटी के वकील से कहा कि आपने डीएम को रिसीवर मुकर्रर करने 17 जनवरी के हुक्म को चैलेंज नहीं किया है। जस्टिस अग्रवाल ने पूछा कि क्या 31 जनवरी के हुक्म के खिलाफ बराह रास्त दरख्वास्त दायर की गई। ऐसी सूरत हाल में बताएं कि क्या आपकी दरख्वास्त बरकरार रखी जा सकती है, क्या इसे सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी का ऑर्डर डीएम की 17 जनवरी को रिसीवर के तौर पर तकर्रुरी का तसलसल है। दूसरी जानिब अदालती हुक्म के मुताबिक वाराणसी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी की जिला अदालत के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दिए जाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शदीद मायूसी का इजहार किया। बोर्ड का कहना है कि अदालतों का काम आस्था यानी अकीदत की बुनियाद पर फैसला करना नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर फैसला करना है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि हमें अदालतें ऐसे रास्ते पर चल रही हैं कि लोगों का उन पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुंसलिक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी अदालतें ऐसी राह पर हैं जहां से इस पर लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये बात कानून के कई माहिरीन भी मानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कल जो वाक़या पेश आया वो नाउमीदी पैदा करने वाला है। अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची है। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फैसला है। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फैसले में मानी गई, लेकिन एक तबके की आस्था की बुनियाद पर इसको एक फिरके के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। तो हमें बहुत इस बात का एहसास है हम सब लोगों को कि आखिरी जगह जहां इंसान इंसाफ की उम्मीद रखता है वो हमारी अदालतें हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुबुकदोश जज रंजन प्रकाश देसाई की सदारत में बनी कमेटी ने जुमे को अपनी रिपोर्ट वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। रिपोर्ट वसूल करने के बाद वजीर आला ने कहा कि असम्बली इंतखाबात यानी 2022 से कबल हमने उत्तराखंड की आवाम से बीजेपी के ओहद के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करते हुए हमने यूसीसी के निफाज का फैसला किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक हुकूमत के क़याम के फ़ौरन बाद काबीना के पहले इजलास में हमने यकसान सिविल कोड के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया था। इसके तहत 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के सुबुकदोश जज रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि इस कमेटी ने 2 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी, जिनमें से एक का काम ज़ाब्ते का मुसवदा तैयार करना था और दूसरे का काम रियासत के बाशिंदों से तजावीज़ तलब करना था और बातचीत करना था। कमेटी ने जुमला 43 अवामी इजलास के प्रोग्राम मुनक़िद किए और उत्तराखंड के महाजरीन के साथ 14 जून 2023 तक बातचीत की। वज़ीर आला ने कहा कि कमेटी ने 8 सितंबर 2022 को एक वेब पोर्टल शुरू किया था ताकि लोगों से तजावीज़ तलब की जा सके। इसी के साथ SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए भी तजावीज़ मांगी गई, जिसके बाद 2,32,961 तजावीज़ मौसूल हुई, जो रियासत के तकरीबन
10% खानदानों के बराबर है। कमेटी ने तकरीबन 10,000 लोगों से बातचीत के लिए 72 इजलास बुलाए और तकरीबन 2,33,000 तजावीज़ का मुताला किया। यूसीसी ड्राफ्ट की वसूली के वक्त चीफ सेक्रेटरी राधा रतोड़ी और कई सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। एसटी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन इस ड्राफ्ट के अंदर किया गया है। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि हम उत्तराखंड की जनता ने जिसके लिए हमको जनादेश दिया, हम बजट सेशन के तीसरे दिन यानी जुमे के रोज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से पूरे ऐवान में ठहाके गूंज उठे। दरअसल खड़गे कर्नाटका के कांग्रेस एमपी डीके सुरेश के जुनूबी रियासतों को मिलाकर एक अलग मुल्क बनाने के बयान पर सफाई दे रहे थे। राज्यसभा में खड़गे ने कहा कि अगर कोई मुल्क को तोड़ने की बात करेगा तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं खुद कहूँगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। इसके आगे उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के इम्कानात पर भी चुटकी ली। खड़गे ने वज़ीर आज़म की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अक्सरियत आपकी है, पहले ही 330 एमपीज़ हैं, अब तो 400 के पार का नारा लग रहा है। इसके बाद राज्यसभा में मौजूद बरसर इख्तिदार और अपोजिशन के एमपी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। खुद वज़ीर आज़म मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए आप? उसके विषय में कुछ नहीं। अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, ये सब यहाँ जाओ, फॉरेन जाओ, कहीं कहीं जाते ना, हर जगह जाते हैं तो उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेंगे आपका बात? पेट भूखा है, उसका बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा? तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूं, 4,500 वैकेंसीज के लिए जहां से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10 लाख एप्लीकेशंस आए और उसमें एमबीए, इंजीनियरिंग, ये सब लोग शामिल हैं। तो आप देखिए कितना हम रोज पर रोज कमजोर बनते जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखे होंगे, खासकर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके स्टेट से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर के लोग, बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं। तो इजराइल के एक एजेंसी ने जब एप्लीकेशन बुलाए तो हमारा युवा कहता है यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है मैं इजराइल में काम करते हुए मरना पसंद करूंगा। यहाँ का युवा कैसा बोलता है? और जहां बमबारी हो रही वहां जाने को तैयार है। यूपी का कहता है, वो ये कहता है अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो कभी इजराइल नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही।
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए रियासत को बकाया रकम की अदायगी न किए जाने पर धरना व मुजाहरा शुरू कर दिया। मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ महाज खोलते हुए उन्होंने समाजी फलाही मंसूबों के लिए रियासत के बकाए की अदायगी का मुतालबा किया और जुमे को कोलकाता में धरना भी शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कायदीन के साथ मैदान इलाके में BR अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने ये मुजाहरा किया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद आज यानी जुमे के रोज चंपाई सोरेन ने वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया। उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और RJD के सत्यानंद भोक्ता ने काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर CP राधाकृष्णन ने सभी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ख्याल है कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन को JMM की मीटिंग में कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक हम राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज की पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन नेता है और उनका कामकाज की पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास के ऐसे ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट कर्मवीर हेमंत सोरेन। झारखंड की सियासत तेलंगाना मुंतकिल हो गई है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद नए चीफ मिनिस्टर को असेंबली में अददी ताकत साबित करना है और गवर्नर ने अददी ताकत साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। उस 10 दिन तक अपने अरकान असेंबली के लिए कैंप में बरकरार रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत में पार्टी अरकान को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि खुसूसी तैयारी के जरिए JMM और उसके इत्तेहादी जमात कांग्रेस के अरकान असेंबली आज बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से 2 खुसूसी बसों के जरिए उन्हें शहर के एक नामालूम स्टार होटल में मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि JMM और कांग्रेस के 40 अरकान असेंबली हैदराबाद पहुंचे हैं। तेलंगाना कांग्रेस मूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने एयरपोर्ट पर उन अरकान असेंबली का खैर मकदम किया और उन्हें फौरी एक नामालूम होटल मुंतकिल कर दिया। झारखंड के कारगुजार वजीर आला माफ़ कीजिएगा, झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी के मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 6 माह के अंदर कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने और बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने से मुतालिक बीआरएस कायदीन के बयानात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव अब जिंदगी भर इस रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते और कांग्रेस हुकूमत को कोई भी नहीं गिरा सकता। उन्होंने चंद्रशेखर राव के चीफ मिनिस्टर बनने की बातें करने वालों की बत्तीसी निकाल देने अवाम को मशवरा दिया। आदिलाबाद ज़िले के इंदरवली में पार्लिमानी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रेवंत रेड्डी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन की एक भारी जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर पेशरफ चंद्रशेखर राव हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के बाज़ कायदीन ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आइंदा 3 या 6 माह में कांग्रेस हुकूमत गिर जाने वाली है और केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऐसे बयानात और प्रोपेगेंडा करने वालों को गांव में दाखिल होने ना दें और उन्हें मार भगाएं, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत अवाम की मुकम्मल ताईद से कायम हुई है। इस अवामी हुकूमत को गिराना किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर इस ख्वाब गफलत में है कि कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी और वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन केसीआर या उनका खानदान कांग्रेस हुकूमत को गिरा नहीं सकता। ట్రైకార్ ద్వారా చదువుకునే పిల్లలకు తరగతి గదులు లేకపోతే 10 కోట్ల రూపాయలతోటి ఇవాళ తరగతి గదులు ఆదివాసీ బిడ్డలు చదువుకోవాలి, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కావాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని ఏలాలి అని చెప్పి ఇవాళ 10 కోట్ల రూపాయలతోటి తరగతి గదులు మేము నిర్మించినాం తప్ప నిర్మించడానికి నిధులు ఇచ్చినాం. ఒక్క రోజైనా ఈ బిడ్డల కోసం నువ్వు సమీక్ష చేసినావా అని నేను అడుగుతున్నా. ఎంతసేపు నీ బిడ్డలు, ఎంతసేపు నీ దోపిడి, ఎంతసేపు నీ ఫామ్ హౌజులు కట్టుకోవాలన్న ఆలోచన తప్ప నీ కొడుకుకో బిడ్డకో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, పదవులు ఇవ్వాలి, ప్రజలు బండకేసి కొడితే మళ్ళీ శాసన మండలి సభ్యత్వం నీ బిడ్డకు కవితకి ఇచ్చినావు తప్ప తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావా అని నేను అడుగుతున్నా. నువ్వు ఉద్యోగాలు ఇవ్వక 10 సంవత్సరాలు స్టాఫ్ నర్సులు నియమించక నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసిన కాబట్టే మొన్న మా దామోదర్ రాజ నరసింహ గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా ఎల్బీ స్టేడియంలో 7,000 మంది ఆడబిడ్డలకు స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగాలు మేమొచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. నీ బిడ్డను నిజామాబాద్ ఎంపీలా బండకేసి కొడితే తండ్రిగా నీకు దుఃఖం పొంగుకొచ్చింది. నీ బిడ్డకెంబడే శాసన మండలిలో మళ్ళీ పదవి ఇచ్చినావు, కానీ గా ఆడబిడ్డలకు స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినవా? గది నీ నీతి, నీ జాతి. మరి మేము 7,000 ఉద్యోగాలు స్టాఫ్ నర్సులు ఇచ్చినాం. ఇవాళ నీ అల్లుని నీ కొడుకుని మంత్రిని చేసుకున్నాం. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు 15,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయక